नमस्कार दोस्तों। आज देखिए हम समझने वाले हैं जो कोरोना वेरिएंट निकल के आ रहे हैं अलग-अलग। कभी हम नाम सुनते हैं अल्फ़ा, कभी नाम सुनते हैं डेल्टा, कभी नाम सुनते हैं ओमिक्रॉन। तो ये सब नाम है कैसे तय होता है? कौन इन नाम को देता है? क्या कारण है कि यही नाम इनको दिया गया है? कैसे ये तय होता है? इसके अलावा जो कोरोना वायरस उनमें उसमें म्यूटेशन तो होता ही रहता है। तो कौन-सी कंडीशन होती है कि जब है किसी वेरिएंट को नाम देना पड़ता है अलग से क्योंकि उसमें म्यूटेशन तो है लगातार होता ही रहता है। तो उन सभी बातों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 वर्ड के बारे में भी आपने सुना होगा। तो ये सब क्या है? इनके बारे में भी जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी कोरोना वायरस उसमें म्यूटेशन होता है, तो कब है म्यूटेशन हो कि उसको एक अलग वेरिएंट का नाम देना पड़ जाए। तो देखिए, इसमें जब कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है, उसमें म्यूटेशन हो जाता है, तब क्या होता है कि कोरोना जो वायरस है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। उसकी जो ट्रांसमिशन की रेट है, वो भी काफ़ी बढ़ जाती है और उसके ऊपर है जो प्रेज़ेंट में जो हमारी मेडिसिन उनका भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव है उसके ऊपर नहीं पड़ता, कोई इम्पैक्ट नहीं होता है उस वायरस के ऊपर। तो इस कारण है जब स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाता है, तभी किसी वेरिएंट को अलग नाम दिया जाता है और अलग और म्यूटेशन होता है सामान्यतः उसमें कोई नाम नहीं दिया जाता है क्योंकि वह इतना खतरनाक नहीं होता है, वह नॉर्मल होता है। लेकिन जब स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन स्टार्ट हो जाता है कोरोना के, तब वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अब देखिए जो भी नाम तय होता है, ये सब नाम है ग्रीक वर्णमाला के आधार पर है तय होते हैं। ग्रीक वर्णमाला देखिए, यहाँ पे देखिए ग्रीक वर्णमाला जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब वेरिएंट के नाम ही तो थे, ठीक है? उसके बाद में हम थीटा, है ना? ईटा, थीटा, कापा, लैम्ब्डा, म्यू, ओमिक्रॉन अभी जो आया था, ये सब ग्रीक वर्णमाला के आधार पर है नाम है तय होते हैं। और ग्रीक वर्णमाला के आधार पर नाम तय कौन करता है? ये डब्ल्यूएचओ द्वारा तय किया जाता है। कुछ एजेंसीज़ हैं, उनके कोलैबोरेशन के माध्यम से डब्ल्यूएचओ तय करता है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए आपको ये पेंगोलाइनेज है, जीआईएस एड क्लेड है, नेक्स्ट ट्रेंड क्लेड है, ये कुछ एजेंसीज हैं जो मदद करती है डब्ल्यूएचओ की कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है उसका नाम तय करने में। इसके अलावा इन नोमेनकल्चर, ये नोमेनकल्चर एजेंसी है जो वायरस के वेरिएंट का है नाम तय करते हैं। इसके अलावा देखिए ये जो नोमेनकल्चर एजेंसीज हैं इनके द्वारा जो रिसर्चर्स होते हैं उनके लिए है नाम तय किए जाते हैं विशेष तौर पे। रिसर्चर्स इन नामों को यूज़ में लेते हैं जैसा कि B.1.1.7, ये क्या है एक अल्फ़ा वेरिएंट है। और इधर देखिए B.1.35.1, ये क्या है, ये एक बीटा वेरिएंट है। तो ये सब चीज़ें हैं रिसर्चर्स द्वारा यूज़ में ली जाती है और जो हम बोलचाल की भाषा में यूज़ में लेते हैं वो देखिए ये होते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, ओमिक्रॉन, ये सब हमारी बोलचाल की भाषा में यूज़ में लिए जाते हैं। अब डब्ल्यूएचओ इन नामों को देता है किसके थ्रू? पेंगोलाइनेज, जीआईएस एक, नेक्स्ट ट्रेनक्लेट, इन सभी एजेंसीज के कोलैबोरेशन के माध्यम से है डब्ल्यूएचओ एक नाम तय करता है। अब देखिए इसके अलावा डब्ल्यूएचओ द्वारा वही नाम तय किया जाता है कि वह बोलने में हमारे प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में हम आसानी से उसका उच्चारण कर सकें। इसके अलावा वह किसी जाति, धर्म, किसी देश को, किसी व्यक्ति को भी कलंकित ना करता हो, ये भी इसके अंदर है ध्यान रखा जाता है। तभी देखिए आपको पता है, ये देखिए जो ओमिक्रॉन है ना, ओमिक्रॉन वायरस है, उससे पहले न्यू और सी भी है। न्यू और सी को नहीं लिया गया इसके अंदर। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि न्यू और सी है, न्यू है एक अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार है, इसका जो मीनिंग होता है कि भ्रमित करना। और सी है, सी नाम से है जो चाइना में आपको पता है सी जिनपिंग का नाम स्टार्ट होता है, तो इस कारण भी है सी को नहीं लिया गया क्योंकि लोग ऐसा नहीं समझा कि ये चाइना से आया है ओमिक्रॉन, ठीक है। तो ओमिक्रॉन वायरस फिर है नेक्स्ट, इसके बाद आता है कि ओमिक्रॉन, तो इसके बाद ओमिक्रॉन को नाम दे दिया गया। इसके अलावा इसके पीछे ये भी कारण है ओमिक्रॉन नाम देने के पीछे, क्योंकि जो ये वेरिएंट आया है ये 15th वेरिएंट है कोरोना का, ठीक है। और ग्रीक वर्णमाला में ओमिक्रॉन है 15वें नंबर पर ही आता है, ठीक है। तो इस कारण इसको ओमिक्रॉन नाम दे दिया गया। इसके अलावा हम आगे और बात करें
वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट दो नाम आप सुनते हैं। देखिए जो अल्फ़ा, डेल्टा, बीटा, गामा ये सब क्या है? ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, ठीक है? और एक वर्ड होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इन अलग-अलग वर्ड को भी हम पहचान लेते हैं। देखिए, एक होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, एक होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंस ये है कि जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इनका जो ट्रांसमिशन रेट है, ठीक है? ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इसके अलावा जो भी प्रेजेंट में हमारे पास जो भी उपलब्ध उपचार हैं, उपलब्ध दवाएं हैं, वो इनके ऊपर कारगर नहीं होती हैं, ठीक है? यह उनको भी सरपास कर जाते हैं, इतने ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो इसके अलावा जो इनका जो फैलाव है बहुत जब बड़े क्षेत्र में हुआ होता है, बहुत सारे देशों में हो चुका होता है, तो उन सभी वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करें तो देखिए ये छोटे से क्षेत्र में फैले हुए होते हैं, या किसी छोटे से कस्बे में या छोटे से शहर में ही फैले हुए होते हैं। अभी इनका जो फैलाव है ज़्यादा बड़े क्षेत्रों में नहीं हुआ होता है। इस कारण जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वाले वेरिएंट हैं, जो वेरिएंट है इस तरह के होते हैं, उनको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, क्या कि इनका हाल फिलहाल इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता, जबकि जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न उनका खतरा ज़्यादा होता है। अब देखिए इसके अलावा और हम बात करें वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की, और आपको पता होगा कि जो डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट है उस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ है ये जो मैंने आपको नाम बताए, ये 5 नाम ही उसकी वेबसाइट पे उपलब्ध है। इसके अलावा कोई नाम नहीं है। हाल फिलहाल आपने देखा होगा एक नया वेरिएंट आया है IHU, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने उसको अभी डेज़िग्नेट नहीं किया है। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि IHU भी एक नया वेरिएंट है जो फ्रांस में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? फ्रांस में पाया गया है। इसके बाद देखिए जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में भी डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पे सिर्फ लैम्डा और म्यू ही आपको देखने को मिलते हैं। ईटा, थीटा और कापा ये डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पे नहीं देखने को मिलते हैं। लैम्डा की हम बात करें तो देखिए लैम्डा को C.37 भी कहते हैं पैंगोलाइनेज के अनुसार, और ये पेरू में दिसंबर 2020 में देखा गया था, ठीक है? पहली बार सैंपल किया गया इसको। और उसके बाद म्यू की हम बात करें, म्यू को है पेंगोलाइनेज की नोमेनकल्चर के अनुसार है B.1.621 के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर सर्च करेंगे ना वेबसाइट पे गूगल पे कि B.1.621, तो आपको म्यू जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है वो आपको, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जनवरी 2021 में है, कोलंबिया में सैंपल किया गया इसको। उसके बाद हम बात करें ईटा, थीटा, कापा की, तो देखिए ईटा को नाइजीरिया में, थीटा को फिलीपींस में और कापा को इंडिया में है सैंपल किया गया था। तो ये सब वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स की हमने बात करी। तो अब जब भी आपको लगे कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स क्या है, कैसे ये नाम तय होते हैं, आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है? नहीं भी आया तो भी आप हमें बता सकते हैं, ओके?